आज जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे एम्पेयर्स लॉ। इससे पहले हमने बायट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। तो आज हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ना है। एम्पेयर्स लॉ होता क्या है, उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसकी इंटेग्रल फॉर्म और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो देखेंगे। एम्पेयर लॉ क्या कहता है जी? एम्पेयर लॉ कहता है कि फ़र्ज़ करें एक करंट कैरिंग वायर है, जैसे हम पहले वायर बना रहे थे पिछले लेक्चर्स में। तो एम्पेयर लॉ ये कहता है कि अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई और इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो किसी भी जगह पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो एम्पेयर लॉ ये कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के अंदर फ्लो करने वाले करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर टू दिस पॉइंट, जिसको हम आर से भी जाहिर कर सकते हैं, इस डिस्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड। ये है एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट। तो अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी। मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ से भी बता देता हूँ। एम्पेयर लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा जी, ये सारी स्टोरी है। डायरेक्शन जो है इसकी बात हमने पहले भी की थी, आपको याद होगा। हम पहले जिक्र कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल पिछले लेक्चर में, जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, उसमें हमने ये बात की थी। और राइट हैंड थंब रूल में हमने ये कहा था कि आपने राइट हैंड की मदद से करंट कैरिंग वायर को ग्रैस्प करना है और थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारी जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा I डिवाइडेड बाय R। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी जो वैल्यू है ये होती है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है। अब इसमें जो म्यू नॉट है इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। यह आपने FSC पार्ट 2 चैप्टर 14 एम्पेयर लॉ में ये पढ़ा था। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे जो 2 पाई आर है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा ये। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट आई रह गया और लेफ्ट हैंड साइड पे B इंटू 2 पाई आर आ गया। अब अगर आप गौर से अपनी डायग्राम को देखें जी, तो हमारे पास था B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये देखें, अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो हमने सर्कुलर पाथ इमेजिन किया है और इस सर्कल का रेडियस r है, ये r असल में वही वाला डिस्टेंस है जो पॉइंट P का डिस्टेंस था वायर से, और यही सर्कल का रेडियस भी है। तो अगर हम इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है उसके मुताबिक 2 पाई r डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो असल में इसी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस का मतलब है पूरे सर्कल की लेंथ। इसका मतलब है ये जो यहाँ पर 2 पाई आर लिखा हुआ है ये तो असल में सर्कल का सरकमफेरेंस है। दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सरकमफेरेंस बन गया और सरकमफेरेंस को फर्ज कर लें हम L से जाहिर कर देते हैं, यानी लेंथ ऑफ सर्कल या लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज डिनोटेड बाय L। अब हम ऐसा करते हैं,
यहाँ पर खुद से कॉज ऑफ ज़ीरो लिख देते हैं, क्योंकि b इंटू एल इंटू वन, कॉज ज़ीरो जो है ये तो वन के इक्वल होगा ना, तो इसको चाहे यहाँ पर वन रहने दें चाहे कॉज ऑफ ज़ीरो लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है। अब चूंकि ये हमने कॉज थीटा की फॉर्म में लिख दिया है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ओपन करने का मेथड होता है ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो चूंकि ये वाली जो एक्सप्रेशन इक्वेशन है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए बी कॉस थीटा की शक्ल बना दी थी, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा मज़ीद हम एक्सटेंड करते हैं, यानी यहाँ पर फिर हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें जो करंट कैरिंग वायर है उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ इमेजिन करने की बजाय हम किसी भी शेप का पाथ इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी शेप का पाथ। ठीक है, अब इस जो पाथ है इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर पार्ट की जो लेंथ है वो कोई ना कोई होगी। फर्ज कर लें फर्स्ट जो पार्ट है इसकी लेंथ है L1, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हमने बना ली, यानी ये जो क्लोज्ड पाथ है ये आप डायरेक्शनल पाथ बनाएं या इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी आप शो करें, यानी एक पॉइंट से शुरू करके घूम के वापस उसी पॉइंट पर आना है, तो इसलिए इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। इसी तरह ये फ़र्ज़ करें L2 वेक्टर है, ये लेंथ जो है ये L3 वेक्टर है, अप टू सो ऑन। इसी तरह अब चूंकि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट्स सपोज B1 है, यहाँ पर भी कोई ना कोई होगी, लेट्स सपोज B2 है, यहाँ पर भी कोई ना कोई होगी, फ़र्ज़ कर लें वो B3 है, अप टू सो ऑन। आप इनमें से किसी एक एलिमेंट को इमेजिन कर लें। फ़र्ज़ कर लें मैं किसी एक लेंथ एलिमेंट को इमेजिन कर लेता हूँ L1, ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको मैं इमेजिन कर लेता हूँ B1, और इनके दरमियान जो एंगल था उसको मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ θ1। अब ऐसा करें, आप B1 जो है उसको रिजॉल्व कर लें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो हमारे पास B1 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ और दूसरा सामने। जो थीटा वाली साइड पे होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसका मतलब है इसे मैं कहूँगा B1 कॉज ऑफ θ1, और जो थीटा के सामने होता है वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है और इसे मैं कहूँगा B1 साइन θ1। ठीक है, अब अगर मैं अपने उस फॉर्मूला को देखूं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, ये वाला, इसमें B और L इनका डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन अगर हम करें तो ये बनेगा BL cos थीटा, और मैं इसको B cos थीटा इंटू L भी लिख सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो लेंथ वाली साइड पर है, या प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग द लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम डायग्राम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वाली, यहाँ पर अगर मैं उसी डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करूँ या डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक B1 cos θ1, यानी ये वेक्टर B का प्रोजेक्शन है ऑन लेंथ एलिमेंट, और दूसरा मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ एलिमेंट की मैग्नीट्यूड की, यानी L1। अब मैं इसको अगर डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ B1 डॉट L1 वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करना है, सारे लेंथ एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहले लेंथ एलिमेंट का निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट, दूसरे लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट इसी तरह का निकाल लिया, तीसरे का भी इसी तरह निकाल लिया। बाद में उन सारे डॉट प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे, यानी हमारे पास काफ़ी सारे डॉट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे।
आप ये समझ लें B1 कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू L1, दूसरा आ जाएगा B2 कॉज ऑफ थीटा 2 इंटू L2, इसी तरह थर्ड वाला आ जाएगा B3 कॉज ऑफ थीटा 3 इंटू L3 अप टू सो ऑन। अब जब हम पूरे क्लोज्ड पाथ जो हमने यहाँ पर क्लोज्ड पाथ इमेजिन किया है ये वाला, इस पूरे क्लोज्ड पाथ की अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमें फिर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऐड करना पड़ेगा। और जब आप इन्फिनिटेसिमली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, यानी ये असल में इन्फिनिटेसिमली वैल्यूज़ हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वैसे तो सम के लिए सिग्मा का सिंबल आता है, लेकिन जब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी छोटी हों, इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज़ हों, तो फिर यही सिग्मा जो है ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल दीज डॉट प्रोडक्ट्स कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। बी डॉट डी एल लिख दें या बी डॉट डी आर लिख दें, एक ही बात है। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है बेटा, ये आपको पता चल गया है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको वर्ड में बोलूं तो मैं इसे कह सकता हूं लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जी यहां तक सबको क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है सब तक? सबको ये सारी चीजें नजर आई हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं? ओके चलें, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आपने इसको ज़रूर देख लेना करना है। देखें अगर कहीं दरमियान से मिस हो जाया करे तो आप इसको ज़रूर देखा करें, इग्नोर ना किया करें। डेली का काम डेली याद किया करें, फिर आपको ठीक से पेपर के दिनों में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा फिर। ओके जी, अब ये आपका फॉर्मूला आ गया और यही असल में एम्पेयर्स लॉ है और इसे एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ भी कहते हैं। एम्पेयर सर्कुटल लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे या स्टेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अभी अभी हमने इस डायग्राम की मदद से इस फॉर्मूला को लिखा है। ज़रा देख लेते हैं। फॉर एनी क्लोज लूप पाथ द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम्स, टाइम्स का क्या मतलब है? प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लीकेशन को जाहिर कर रहा है। लेंथ एलिमेंट्स टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट। अभी मैं आपको बता रहा था जब मैं ये वाली डायग्राम समझा रहा था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो लेंथ की डायरेक्शन में है। यानी मैं इसको कह सकता हूं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ एलिमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो यहां उसने यही वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, sum of all the length element times the magnetic field in the direction of length element is equal to permeability times the electric current enclosed in the loop। permeability times से क्या मुराद है ये आप जानते हैं, दिस इज permeability of free space। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I। यानी उसने ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है इसी को वर्ड्स में लिख दी है। ठीक है बच्चों, क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उसने अल्फाज में लिख दिया है। अच्छा जी, इसके बाद है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। बच्चों इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ में सबसे पहले तो हम एम्पेयर लॉ की ये जो फाइनल शक्ल थी जिसको अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक बात याद रखें, ये आई कौन सा आई है? ये वो वाला करंट है जो उस क्लोज्ड पाथ के अंदर से गुजर रहा है, जो क्लोज्ड पाथ हमने इमेजिन किया था इंटेग्रल ऑपरेटर को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस क्लोज्ड पाथ को कई दफ़ा हम एम्पीरियन पाथ भी कहते हैं। ये वाला जो क्लोज्ड पाथ आप देख रहे हैं ना, ये वाला
दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एम्पीरियन पाथ। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन हम रिकॉल करेंगे, आपने शायद अभी वो नहीं पढ़ी। उसको बोलते हैं जी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या चीज़ है? फर्ज कर लें आपके पास ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जितना ज़्यादा करंट पास कर रहा है हम कहेंगे करंट डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। सो करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J एंड इट इज इक्वल टू टोटल करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हम इसको इंटेग्रल ऑपरेटर की शक्ल में लिखें तो देखें यहाँ से एरिया इस तरफ आ जाएगा, तो फिर करंट किसके इक्वल आएगा? सरफेस इंटेग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करंट को करंट डेंसिटी की शक्ल में लिखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली सरफेस इंटेग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। तो हमने आई की जगह यहाँ पर पुट कर दिया ये। ठीक है, तो म्यू नॉट जे डॉट ए। अब ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है एम्पेयर्स लॉ की, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। बेटा जे जो है ये करंट डेंसिटी है। ठीक है, और करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि हमने करंट की वैल्यू को करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जब हम इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे सरफेस इंटेग्रल की शक्ल में वैल्यू आ जाएगी। और हम यही चाहते थे कि हमारे पास जो एम्पेयर्स लॉ है वो इंटेग्रल की फॉर्म में आ जाए दोनों तरफ। नाउ दिस इज इंटेग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। जी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एज इट इज़ हमने पहले इंटेग्रल फॉर्म को लिखा, इंटेग्रल फॉर्म को लिखा और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। हम जानते हैं वेक्टर ऑपरेशंस में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? ये लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर देता है, और जो वेक्टर है उसका फिर क्या लेना पड़ता है? कर्ल। दिस इज कर्ल ऑफ बी, डेल क्रॉस बी। तो हमने क्या किया? हमने लेफ्ट हैंड साइड पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके जो लाइन इंटेग्रल था उसको सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर दिया। और आप गौर करें, राइट हैंड साइड बिल्कुल वही है जो पहले थी। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। अब क्या किया? अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो इंटेग्रल हैं वो सरफेस इंटेग्रल हैं, तो फिर हमने क्या किया? हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया, और वहाँ जो म्यू नॉट जे था वो डॉट वो कॉमन आ, सॉरी डॉट डी ए जो है ये कॉमन आ गया। म्यू नॉट जे जो है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि उसको हम राइट हैंड साइड से लेकर आए थे। और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे आ जाएगा। और अगर इनका सरफेस इंटेग्रल ज़ीरो के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर पूरा का पूरा वेक्टर ऑपरेटर है यही ज़ीरो के इक्वल है। और जब यहाँ से आप दोबारा म्यू नॉट जे को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, म्यू नॉट जे को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास वो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो डेल की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो मैं एक नज़र आपको ये दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि पूरा लेक्चर जो है जो हमने आज पढ़ा है वो आपके लिए रिवाइज हो जाए।
तो ये था जनाब एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट। फिर हमने डायरेक्शन की बात की जिसमें मैंने राइट हैंड थंब रूल का जिक्र किया था, और उसके बाद चलते चलाते हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमने एम्पेयर सर्कुटल लॉ की जो फॉर्मूला है वो लिखा, और फिर इसको इंटेग्रल फॉर्म में, यहाँ पे हमने इंटेग्रल फॉर्म में और यहाँ पे हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह हम सारे चैप्टर्स जो हैं इस पोर्शन के कवर कर लेंगे। तो अल्लाह करम करेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।